फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की नज़र में आज की दुनिया कैसी है, टेक्नोलॉजी, पावर और फ्रांस के भविष्य को लेकर उनके क्या विचार हैं। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सफर शुरू होगा फ्रांस के एक बड़े टेक विरोधाभास से, फिर हम समझेंगे कि आखिर यूरोप पीछे क्यों रह गया और उसके बाद जानेंगे मैक्रोन की वापसी की योजना क्या है। फिर बात होगी एक नई वर्ल्ड ऑर्डर के उनके विजन की और आखिर में भविष्य को लेकर उनकी उम्मीदें और उनके डर क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स की। एक तरफ तो फ्रांस हमेशा से इनोवेशन का एक बड़ा गढ़ रहा है, लेकिन आज जब पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी की एक होड़ मची है तो वो इसमें पीछे क्यों नजर आ रहा है। और यही वो सवाल है जो इमैनुअल मैक्रोन को भी परेशान करता है। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां या तो अमेरिकी हैं या चीनी, इस लिस्ट में यूरोप और खास तौर पर फ्रांस का नाम क्यों नहीं है। मैक्रोन खुद इस बात को याद दिलाते हैं कि एंटरप्रेन्योर शब्द तो फ्रांस से ही आया है, और ये बात कहीं ना कहीं इस कड़वी सच्चाई को और भी चुभने वाली बना देती है कि जिस देश ने दुनिया को उद्यमिता का ये शब्द दिया, वो आज की टेक रेस में काफी संघर्ष कर रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर यूरोप पीछे रह क्यों गया। मैक्रोन के हिसाब से ये कोई एक दो गलतियों का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी सिस्टमिक कमियां हैं जो पूरे महाद्वीप को पीछे खींच रही हैं। मैक्रो इस पूरी प्रॉब्लम को 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहली चीज स्केल की कमी, दूसरी कैपिटल यानी सही जगह निवेश के लिए पैसे की कमी, और तीसरी और शायद सबसे अहम, जोखिम लेने से डरना। मतलब इसे और आसान भाषा में समझें तो यूरोप है तो एक बहुत बड़ा बाजार, लेकिन टुकड़ों में बटा हुआ है। लोगों के पास बचत तो बहुत है, लेकिन वो उसे नए रिस्की आइडियाज में लगाने से कतराते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ फेलियर का डर इनोवेशन को बढ़ने ही नहीं देता। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है। चलिए अब मैक्रोन के वापसी के एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं। और इस प्लान का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार हिस्सा है ये आंकड़ा 109 बिलियन यूरो। जी हां, इतना बड़ा अमाउंट फ्रांस सिर्फ एआई और अपने टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगा रहा है। यह सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन देखिए, यह प्लान सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। मैक्रोन की जो असली स्ट्रैटेजी है वो है दुनिया भर से पार्टनर्स को जोड़ना, चाहे वो अमेरिका से टेक्नोलॉजी लाना हो, यूएई से पैसा जुटाना हो, या फिर, और इन सब के बीच मैक्रोन अपना सबसे बड़ा दांव खेल रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग पर। उनका एक बहुत बड़ा सपना है कि 2035 तक फ्रांस इस एक टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड करे। ये उनका मूनशॉट मोमेंट है, आप कह सकते हैं। तो अब टेक्नोलॉजी से आगे बढ़कर बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की, क्योंकि मैक्रोन के लिए टेक में आत्मनिर्भर होना एक बहुत बड़े ग्लोबल विजन का हिस्सा है। उनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी का सेंटर पॉइंट है ये कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक आज़ादी, जिसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने फैसले खुद लेंगे बिना किसी सुपर पावर पर डिपेंड हुए। मैक्रो चाहते हैं कि दुनिया उस दौर से बाहर निकले जहां सब कुछ सिर्फ 2 सुपर पावर्स के इर्द गिर्द घूमता था। वो एक ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं जहां कई देश, कई पोल्स आज़ादी से मिलकर एक तीसरा रास्ता बना सकें। और इस नए सोच का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? फ्रांस और भारत की पार्टनरशिप। ये दोनों ऐसे देश हैं जो न तो पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर होना चाहते हैं और न ही चीन पर। वो अपना एक इंडिपेंडेंट रास्ता बनाना चाहते हैं। मैक्रो की ये एक लाइन उनकी पूरी सोच को बयां कर देती है। एक सहयोगी होना, एक दोस्त होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दोस्त पर निर्भर हैं। मतलब दोस्ती और साझेदारी हमेशा बराबरी की होनी चाहिए, निर्भरता की नहीं। तो चलिए अब आखिर में देखते हैं कि एक लीडर के तौर पर इमैनुअल मैक्रोन को भविष्य को लेकर क्या उम्मीदें हैं और सबसे ज्यादा डर किस बात का है। उनका सबसे बड़ा डर एक ऐसी दुनिया का जहां सारे अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे टूट जाएं और सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चले। उन्हें डर है कि कहीं देशों के बीच हथियारों की एक नई और बहुत ही खतरनाक दौड़ना शुरू हो जाए। लेकिन इस डर के अंधेरे में उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण भी है, और वो किरण है दुनिया के करोड़ों अरबों पढ़े लिखे नौजवान। मैक्रोन को पूरा यकीन है कि यही नई पीढ़ी अपने इनोवेशन से, अपनी सोच से दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकाल लेगी। और यहीं पर आकर हम इस पूरी चर्चा को एक बड़े सवाल पर रोकते हैं कि आज की इस बदलती दुनिया में जहां पावर इक्वेशंस रोज बदल रही हैं, क्या स्वतंत्र देशों के बीच गठबंधन बनाना ही एक स्थिर भविष्य की गारंटी है? क्या यही वो अकेला रास्ता बचा है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।